क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और निर्वाचन के बारे में देखेंगे। 1445 86 तो गलत लिखा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1945 और 46 में निर्वाचन होता है। ठीक है, नौसेना का विद्रोह की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना की बात करेंगे उसके संदर्भ में। भारत स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहे गए कथन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्लानर का डे कौन सा होगा, तो प्लानर का डे की बात करेंगे। तो प्लानर का डे 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 1445 से 46 नहीं होगा, 1945 से 1946 के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हो उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उस पर जरा ध्यान फरमाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, तो गलत है। दादा भाई नौरोजी ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं थे। यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो पारसी धर्म के अनुयायी थे। कौन सा धर्म हो जाएगा? पारसी। ठीक है, पारसी परिवार से ये संबंध रखते थे। अब पारसी धर्म सुधार के छियासी में, 93 में और 1906 में। ठीक है, अगर आवाज में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं नेटवर्क चेंज कर लूंगा। ठीक है, क्लियर। और भारत की वयोवृद्ध नेता के रूप में इनको जाने जाते थे। पहला गलत है, क्योंकि इनका जन्म की बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 86, 93, 1906 में। और उन्हें 6 ईस्वी के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार किसकी मांग की थी? तो पहली बार इन्होंने स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दादा भाई नौरोजी की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध, ठीक, एल्फिस्टन कॉलेज में हुई थी। ठीक है, एल्फिस्टन कॉलेज में हुई थी। यह प्रसिद्ध कॉलेज किस शहर में था? एल्फिस्टन कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बम्बई में आपको देखने को मिलेगा एल्फिस्टन कॉलेज। दादा भाई नौरोजी ने अपनी उच्च शिक्षा बम्बई के प्रसिद्ध एल्फिस्टन कॉलेज से प्राप्त किया था। बाद में इसी कॉलेज के प्राध्यापक भी वो नियुक्त हो गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई की नेटिव एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से हुई। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्राध्यापक का पद प्राप्त किया था इस कॉलेज में। ठीक है, भारत की आशा, ठीक, उन्हें भारत की आशा की संज्ञा एक अंग्रेज अध्यापक ने दी थी। ठीक है, क्या बताया था उनको? भारत की आशा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, ठीक है, किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वो फिंसबरी से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? फिंसबरी से चुने गए थे। अब किस पार्टी के टिकट पे चुने गए? तो लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। ठीक है, लिबरल लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। और कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे। 3 वर्षों तक रह गए, 1895 तक ये मतलब। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कुछ फैक्ट और भी दिया। वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, लेकिन ये चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति नहीं थे। अगर पूछेगा चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो WC बनर्जी की बात करेंगे। उन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लंदन में रहते हुए लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पे की थी? तो लंदन में। बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के संबंध में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताना कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सही है, ये 1825 सही है। ब्रिटिश संसद बने 1892 में, जस्ट मैंने बताया 1892 से लेकर 95 तक रहे थे। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1952 में की थी। ये भी ठीक है। अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में नहीं किया था, 1886 में पहली बार किया था। अंतिम बार 1906 में किया था। कब किया था? तो 1906 में अंतिम बार इन्होंने किया था, ध्यान में रखेंगे। और पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और अंतिम बार 1906 में। इसको जरा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार की बात करेंगे। नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनको प्रकाशित किया गया था, बंबई से होता था। ठीक है, एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी और खरदेश जी कामा ने की थी। राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत की बात करेंगे 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। और कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बंबई से हुई थी। ठीक है, अखबार में क्या आती थी? तो पारसी धर्म से सुधार संबंधी चीजें जो थी इस अखबार में आती थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सावधानी पूर्वक आपको विचार करना है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महागोविंद रनाडे के शिष्य में महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। उन्होंने 1888 ईस्वी के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, किसी प्रकार की कोई भी गलती यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है, ध्यान में रखेंगे, सारे ही सारे क्या है, सही है, ठीक है। उन्होंने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी ग्रहण की थी, ये भी सही है, ठीक है। जन्म की बात करेंगे 1886 में हुआ था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। स्नातक का डिग्री जब उन्होंने ग्रेजुएशन जब कर लिया तो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद रैनाडे द्वारा स्थापित टेक्केन एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1902 में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी चुने जाते हैं 1902 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि सभी उदारवादी नेता थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु की नाम बताएंगे, रैनाडे साहब थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय परिष्कारकों का तैयार हेतु गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो भारत सेवक संघ की इन्होंने भारत सेवक समिति की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी भारत सेवक समिति, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1900, सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, भारत सेवक समिति या फिर सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोखले के द्वारा की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस संस्था से पैदा होने वाले स्वयं संपूर्ण श्रीनिवास शास्त्री जी थे, जी के देवधर थे, ठीक है, एन एम जोशी थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, इसमें और भी क्या लिखा हुआ है, तो गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादक भी किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, ध्यान में, ग्रेट पर्सनालिटी। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए, जिसे मापा नहीं जा सकता, लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसे कोई आसानी से उतर नहीं सकता, पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती थी, कथन किस तरह, गांधी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। उन्होंने मतलब गांधी जी ने अपने बारे में लिखा, मतलब सर फिरोज शाह मेहता के बारे में लिखते तो हिमालय की तरह वो है, ठीक है, जिसे नापा ही नहीं जा सकता है, भापा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और लोकमान्य तिलक की बात करेंगे तो तिलक की बात करें महासागर की तरह है जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता, ठीक है। पर गोखले के बारे में गांधी जी लिखते हो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है, गांधी जी का संदर्भ है, इनके गोखले जी के बारे में उनके प्रशंसा में लिखते हैं, ठीक है। हिंद स्वराज के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, तो हिंद स्वराज आपकी गुजराती में आती थी, ठीक है। अब कब लिखा गया था, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी गुजराती भाषा लंदन से दक्षिण अफ्रीका की जब यात्रा कर रहे थे, जब जहाज पे थे, अब पहले की जहाज यात्रा काफी लंबी होती थी, तो 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। जिस जहाज पे गांधी जी यात्रा कर रहे थे उसका नाम क्या था, एस किलंडन कैस्टल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी पे उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी, ठीक है। कहाँ जा रहे थे ये, तो लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे, जहाज का नाम की बात करें किलंडन कैस्टल था, और इस जहाज पे उन्होंने हिंद स्वराज लिखी, ठीक है। ये इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित होती है, इंडियन ओपिनियन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1909 में प्रकाशन करना शुरू किया, तो उसी में मतलब ये प्रकाशित हुई। भारत में अंग्रेजों ने यह देखते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह का क्षमाग्रह है, ठीक है। इस पुस्तक को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, 1938 में इस पुस्तक से प्रतिबंध हट गया, ध्यान में रखेंगे। इस पुस्तक में गहरा विचार की बात करेंगे, सभ्यता पर है, ठीक है, हिंद स्वराज। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो इसका नाम है पीटर मारिसबर्ग, क्या नाम है स्टेशन का, पीटर मारिसबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को इस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था, ठीक है, ध्यान, क्योंकि ये मतलब श्रेणी ए कैटेगरी में सफर कर रहे थे और वहां पे किसी भी ब्लैक लोगों को प्रथम श्रेणी में सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद गांधी जी जो थे भेदभाव के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन छेड़ देते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला सेठ जो था एक व्यापारी था, उनकी मुकदमा को लड़ने के लिए गांधी जी, ठीक है। अभी आप जाओगे तो पीटर मारिसबर्ग के स्टेशन के बाहर में आप निकलोगे तो गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा वहां पे लगाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बांझ और बेस्या का है, ठीक है, तो किसमें कहा, तो ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने इसमें कहा, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंद स्वराज में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ और बेस्या कहकर संबोधित किया है गांधी जी ने हिंद स्वराज में ब्रिटिश साम्राज्य को, ठीक है।
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांच एवं वेश्या कहा है। मूल रचना सन 1909 में 19 गुजराती में थी। अगर पूछेगा बाद में तो इसका अनुवाद अन्य भाषा में भी किया गया, लेकिन अगर पूछेगा मुख्य रूप से किसमें अनुवाद हुआ था, तो मुख्य रूप से अनुवाद की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसकी अनुवाद मतलब किसमें हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है किसमें हुई थी। तो इसकी अनुवाद मुख्य रूप से आपकी गुजराती में हुई थी, ठीक है। इसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज में लिखी थी। इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह सामग्री घोषित है, ठीक है। बाद में इसका अंग्रेजी में दोबारा अनुवाद किया गया और 1938 में 1938 में से इस पे से प्रतिबंध को हटाया गया, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। स्वराज के दो अभिप्राय, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक क्षेत्र के परे मतलब बाहर, ठीक है। स्वराज कुछ ऐसा जिसे प्राप्त करने का समय और धैर्य आवश्यक होता है। संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जाता है। बताना कौन सा कथन सही है, तो एक दो तीन कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जाता है, इसको गलत है, ठीक है। एक दो तीन की बात करेंगे, सही है। बाकी चौथा नंबर क्यों गलत हो, जरा इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे गांधी जी के अनुसार स्वराज राजनीतिक स्तर पर स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ नैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर से भी जुड़ा हुआ है। स्वराज प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तार से मतलब चर्चा किया है, ठीक है। गांधी जी ने स्वराज को सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साथ जोड़ा है, ठीक है, न कि मतलब सरलता और शीघ्रता के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला से स्वराज क्या है, सत्य है, अहिंसा है और साथ में क्या है, तो ध्यान रखेंगे नैतिकता भी है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की अनुभव की बात करेंगे, क्योंकि 1893 से लेकर 1913 तक का अनुभव था। क्योंकि 15 में गांधी जी वापस आ जाते हैं, लगभग 20 वर्षों का अनुभव के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलन में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े थे, बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे तो वो भी तो क्या थे, वो भी तो एक मुस्लिम ही थे। 1906 में गांधी जी ने केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पासेस के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन केप टाउन में भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए जाने के विरुद्ध संघर्षों से प्रारंभ किया था। तो पहला तो दोनों सही लग रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो देख लेता हूँ, डी आंसर दिया ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, पहला सही है, बाकी दूसरा ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन की बात केप टाउन से शुरू तो किया था, लेकिन अधिक करके नहीं। वहां पे क्या होता है ना कि पास रखना पड़ता था। ये पास की बात करेंगे तो एक नागरिकता का प्रमाण होता था, ठीक है। वहां पे जो भारतीय जो थे तो वहां पे प्रॉपर नागरिक थे। अब भारतीय को एक पास रखना पड़ता था, से आप नागरिक होगा। जिसके पास पास नहीं होता था तो पुलिस उसकी किसी भी समय तलाशी लेती थी, उसकी घर की तलाशी लेती थी और उनके साथ जाति की जाती थी, ठीक है। जबकि वहां पे गोरे लोगों को ऐसा किसी प्रकार की पास रखना नहीं पड़ता था। तो इस वजह से बात करेंगे तो उन्होंने मतलब इसका विरोध किया। और विरोध करने के फलस्वरूप क्या होता है, पासेस वाले जो बातें थी सरकार को वापस लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये 1906 में तो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे हुआ था, एक मिनट, दक्षिण में। महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के पश्चात गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के दक्षिण अफ्रीका। 1909 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय को एक अनिवार्य कर दिया कि वो अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपने पास रखेंगे, ठीक है। तदुपरांत गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने भेदभाव को विरोध का निर्णय लिया कि गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक सभा का भी गठन किया था। ये पहला वाला, सेकेंड वाला ऑप्शन क्यों गलत लिया, 1906 में तो ठीक ही है, ठीक है। ये हो सकता है मैं भी गलत, केप टाउन आई थिंक नहीं था, ठीक है। बाकी ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक कर लगाए के संदर्भ में नहीं था, पास के खिलाफ था। तो तीसरा वाला तो गलत हो गया। और 13 का केवल पहला से दूसरा भी सही होना चाहिए, क्योंकि केप टाउन है कि शहर मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी सारे के सारे कथन सही है उसमें, ठीक है। हो सकता है मैं भी शहर गलत हो, तो एक बार जरा आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, कि उसका आंसर केवल एक ही है। महात्मा गांधी ने, ठीक है, तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव क्या थे, तो 18वीं सदी के प्रनामी संप्रदाय से प्रभावित थे, जो स्थावर धर्मों की एकता का समर्थन करता था, बिल्कुल। गांधी जी धर्म से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उनकी बहुत सारी चीजों पर हो गए तो धर्म से संबंधित थे, ठीक। गांधी जी देव विद्या के जानकारों से प्रभावित थे, मतलब थियोसॉफी से प्रभावित थे, बिल्कुल। और थियोसॉफिस्ट कौन थे, थियोसॉफी जो थे भारतीय परंपरा, भारतीय पुराण, भारतीय वेद, इसमें विश्वास रखते थे, उनको थियोसॉफिस्ट बोलते थे। गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे, ठीक है,
स्वसिद्धांतियों, ठीक है, रोमांटिक्स के लेखक से प्रश्न कर रहे, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अपने अंग्रेजी की किताब में इनके बहुत सारे ऐसे वगैरह, बहुत सारे इनके देखे होंगे, इनके कविता वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो उनसे भी गांधी जी प्रभावित थे, तो ऑल स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना है। ध्यान रखो, उनकी माँ की बात करेंगे तो परनामी संप्रदाय से संबंधित है। लाइक गांधी जी खुद वैष्णव संप्रदाय के थे, इनके घर में मटन चिकन ये सब मांसाहारी वगैरह कुछ नहीं होता था। फिर लेकिन गांधी जी को किसी ने बता दिया से मांसाहारी खाने से शरीर में ताकत आती है, तो ये गांधी जी चोरी चोरी अपना मीट मछली भी मतलब मांसाहारी भोजन करना इन्होंने मतलब शुरू कर दिया, ठीक है। घर में कोई पता भी नहीं होता था किसी को। लेकिन बाद में इनकी जो भूल जो थी, इनमें सुधार हुआ। गांधी जी सच्चे मतलब शाकाहारी थे, हालांकि बचपन में इन्होंने चोरी चोरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे और क्या स्टेटमेंट है, तो वो भी हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर, ठीक है, महात्मा गांधी ने भाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने भारतीय प्रव्रजनों पर आरोप लगाया कि उन्हें मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति चिंता का अभाव है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है, बिल्कुल। उन्होंने अस्पृश्यों के दुर्दशा पर विशेष बल दिया, गलत है। उन्होंने अहमदाबाद के मिल मालिकों के मामले में उठाने का वचन दिया, तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अहमदाबाद वाला मिल मामला जो था आपका 1900 कब का, 18 का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तो 1916 में ही था। तो आपका कौन है, एक दो की बात करेंगे सही है, बाकी गलत है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना इम्पोर्टेंट है। अब महात्मा गांधी के जो पहला जो भाषण जो था भारतीय पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे पहला जो उन्होंने भाषण दिया था वो दिया था 1916 में दिया था। कब दिया था उन्होंने, 1916 में दिया था भाषण। और जब उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तो देखिए से वहां पे सर्वसाधारण लोगों की मतलब उपस्थिति बहुत कम है या फिर नगण्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने भद्रजनों की उपस्थिति तथा लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच में विषमता में चिंता प्रकट। भद्रजन मतलब इलाइट क्लास के लोग, उच्च क्लास के लोग की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे काफी अधिक थे, लेकिन मतलब यहाँ पे जो आम लोग थे, जो किसान थे, जो कृषक थे, उनकी उपस्थिति बहुत ही ज्यादा कम थी। तो उन्होंने बोला कि जब तक हम लोग किसानों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम लोग मजदूरों से नहीं जुड़ेंगे, कैसे कांग्रेस मतलब एक जन आंदोलन चला सकती है, ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी बहुत दिनों तक भारत की यात्रा करते हैं, भारत को समझते हैं। जब भारत के बहुत सारे लोगों के जोड़ने में कामयाब होते थे, फिर 1920 में पहला जन आंदोलन को लॉन्च करते हैं, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है, ठीक है। हिंद स्वराज भारत में औपनिवेश की राज के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष का प्राप्त अनुभव का परिणाम था। नहीं, हिंद स्वराज की रचना की बात करेंगे 1909 में ही हो गई थी। और गांधी जी तो मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में अगर बोलेंगे तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व की बात करेंगे तो 1920 से हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने बहुत इसमें मतलब मुख्यतः पाश्चात्य शिक्षा को भारतीय शिक्षा से, ठीक है, उन्होंने क्या किया है उसका अंतर किया है, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति में कितना अंतर है, इसको भी दिखाने को गांधी जी ने मतलब क्या किया, कार्य किया है, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो ध्यान में रखेंगे तो केवल पहला सही है, क्योंकि हिंद स्वराज में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम नहीं था, क्योंकि हिंद स्वराज की रचना 1909 में ही हो गई थी। तो लंदन से गांधी जी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ठीक है, तो जहाज में उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। अब मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, 30,000 शब्दों की ये पुस्तक है, ठीक है। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद भी होते रहे, लेकिन मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। गांधी जी ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें व असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है, ध्यान रखें। गांधी जी की बात करेंगे तो दादा अब्दुल्ला की पैरवी के लेकर डरबन गए थे, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी प्रिटोरिया में की थी, न कि डरबन में की थी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, ये जगह का नाम पूछ दिया, ठीक है, प्रिटोरिया होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा इसका, प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया में किया था, न कि डरबन में किया था। बाकी पहला क्वेश्चन की बात करेंगे सही है, पहला ऑप्शन की बात की बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 को प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से पीटर मारिस रेलवे स्टेशन की ट्रेन से जबरन उतार दिया जाता है, उनके सामान को फेंक दिया जाता है। जब बोला जाता है इनको से आप थर्ड श्रेणी में जाओ, ठीक है, सामान्य श्रेणी में जाओ, तो जाने से इनकार करते हैं। तो फिर इनकी सामान को मतलब क्या क्या फेंक दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से मतलब क्या होती है, संघर्ष होती है। वहां पे एक और भी था, किसी भी ब्लैक लोगों को मतलब क्या होती थी ना, कि प्रथम श्रेणी के टिकट ही नहीं मिलते, लेकिन गांधी जी ने काउंटर से टिकट न लेके इन्होंने पोस्ट से मंगवा लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित के नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, वो भी ठीक है,
तो गांधी जी ने दक्षिण अपना इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला, तो वो भी ठीक है। ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकलती थी। गांधी जी की बात करेंगे तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी में डरबन में किया था, तो ये गलत है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करेंगे उपाधि देने में, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर साहब ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया था। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं माउंट बेटन ने क्या कहा, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की बात करेंगे तो बेटन साहब ने, ठीक है, ठीक है, कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे ध्यान में महात्मा गांधी की बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, महात्मा के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। देशद्रोही फकीर की बात को विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री की बात करेंगे माउंट बेटन। अर्धनग्न फकीर की बात करेंगे तो दो व्यक्ति ने कहा था, एक फ्रैंक मॉरिस ने भी कहा था और विंस्टन चर्चिल ने भी। कैसर हिंद की उपाधि की बात प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसर हिंद की उपाधि का दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सेना की भर्ती कराने में ब्रिटिश सरकार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इनको भारतीयों ने एक और भी उपाधि दिया था। ठीक है, बताओ क्या कहा था। ठीक है, सेना भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ठीक है, तो वो भी कहा गया था। ठीक है, अब देखेंगे खेरा में कर नहीं दो आंदोलन की बात करेंगे तो 1918 में चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह काफी बाद में आया था। ठीक है, कब आया था, 1940 में आया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1924 में की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1919 में की थी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो क्या सही होगा, तो पहले ए फिर डी देख लीजिए। खेरा में कर नहीं दो आंदोलन 1918 में था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने 1919 में किया था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 24 में किया था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की बात करेंगे तो उन्होंने 1940 में किया था। ठीक है, गांधी जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। गुजरात के पोरबंदर में जिस घर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वह घर आज कृति मंदिर के नाम से विख्यात है। बिल्कुल ये सही, आपका कृति मंदिर कहते हैं जहाँ पे इनका घर में जन्म हुआ था। गांधी जी को अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र से बहुत अधिक प्रभावित है। राजा हरिश्चंद्र जिनको बोलते हैं सत्यवादी। ठीक है, जो कि अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले। उनकी राज चली गई, पत्नी छोड़ के चली गई। ठीक है, उनका पुत्र का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से काफी अधिक क्या थे, ये प्रभावित है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद द ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित 1927 में हुई थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ का प्रकाशन 1927 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए दो समाचार पत्रों यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन किया था। ठीक है, चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेट टाइम चौरा चौरी की घटना होती है। गांधी जी उस समय कहाँ पे होते हैं, बारडोली में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय देश आजाद होता है, उस समय भी वो नोआखली में थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहां पे दंगे को रोक रहे थे। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता नहीं, आधुनिक भारत के निर्माता एनी बेसेंट की बात करेंगे, ये ठीक है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उनके समकालीन थे, तो ये गलत है। महात्मा गांधी ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, एक मिनट में गलत लगा दिया, सॉरी, एक मिनट, अरे मिट का नहीं था, गलत पूछ रहा है ना। तो महात्मा गांधी ने भारतीय शांति का जनक कहा था, ये तो गलत है, क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। एनी बेसेंट ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, ये भी आपका गलत है। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी वस्तुएं प्राचरणी सभा का नेतृत्व किया, ये आपका सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले उनके समकालीन थे, ये भी सही है, क्योंकि तिलक गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी समकालीन ही थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एज का अंतर था। पहला क्वेश्चन सही है, क्योंकि स्वदेशी एवं संदेश पुणे और बंबई तक फैला और देशभक्ति की भावनाएं जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव का भी उन्होंने आयोजन किया था। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता की बात करेंगे नहीं कहा था, ध्यान में इसको रखना है। गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, न कि मतलब एनी बेसेंट ने। ठीक है, अब तीसरा वाला की बात करें, तिलक का लंबा राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन करते हुए बीता। गांधी जी से पहले वो सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भारतीय राजनीति
राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। अपने साथी महाराष्ट्रियन समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी, ठीक है, राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता है, ठीक है। वो तिलक से विपरीत थे, ठीक है। तो एक राष्ट्रवादी थे लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी भी थे। सामाजिक रूढ़िवादी कैसे? तो एज ऑफ कंसेंट जब आया था तो उनका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा सामाजिक मुद्दे पे आप देखोगे सुधार की वो सहमति नहीं रखते थे। सुधार वाले चीजों में मतलब क्या करते थे, तो मतलब विरोध करते थे, ठीक है। इस वजह से उनको मतलब ये कहा जाता है भाई साहब वो जो थे सामाजिक रूढ़िवादी थे, ठीक है। जब यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट पे जब उम्र सीमा की तय की गई तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो बहुत सारे समाज सुधार के मामलों में ये विरोध करते थे, इसलिए इसको सामाजिक रूढ़िवादी कहते हैं। लेकिन कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन ठीक गोखले से क्या थे, विपरीत थे, क्योंकि गोखले जो थे उदारवादी थे, ठीक है। कथन 4 की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि भारतीय शांति का जनक की बात तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, न कि मतलब किसी और ने, ठीक है। बाद में जाकर वैलेंटाइन सिरो पे इन्होंने मानहानि का दावा भी किया था और लंदन जाके केस भी लड़े थे, हालांकि केस हार गए थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अरविंद घोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। बंगाल नेशनल कॉलेज के संस्थापक थे, वे वंदे मातरम के संस्थापक थे, उदारवादी नेताओं में से एक थे। अरविंद घोष तो उदारवादी नेता तो नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता में अनुशीलन समिति नामक संस्था की स्थापना की थी, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं किया था, ठीक है। वे वंदे मातरम के संस्थापक थे, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही विकल्प है, ठीक है। तो दो सही है, एक तीन चार गलत है, ठीक है। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बंगाल नेशनल कॉलेज के संस्थापक थे, नहीं वो संस्थापक नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वे वंदे मातरम के संपादक थे, ये तो ठीक है। वे उदारवादी नेताओं में से थे, नहीं थे उग्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने कलकत्ता के अनुशीलन समिति नामक संस्था की तो मित्रा साहब ने किया था, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। अरविंद घोष आंदोलन को शेष भारत तक विस्तारित करने के पक्ष में थे। उन्होंने देशभक्ति की सोच और भारतीय परिस्थितियों और संस्कृतियों से संबंधित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में काम किया था, न कि उसके संस्थापक थे, ठीक है। वंदे मातरम के संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तीसरा गलत है क्योंकि क्रांतिकारी नेताओं में से थे, ठीक है। चौथा की बात करेंगे तो चौथा क्या था भाई, उन्होंने कलकत्ता के अनुशीलन समिति नामक संस्था की स्थापना की थी, तो ये आपका ये स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है। कि कलकत्ता का जो अनुशीलन समिति जो था ना, ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और अरविंद घोष ने की थी, ठीक है, ये तो सही ले रहा है यहाँ पे। कलकत्ता में तीन समितियां काम कर रही थी। एक एक की स्थापना कलकत्ता के छात्र सतीश चंद्र बसु ने कलकत्ता का बैरिस्टर प्रथम मित्रा के संरक्षण में की थी। दूसरे की स्थापना बंगाली महिला सरला देवी ने की थी, सरला देवी चौधारी नाम था उनका। और तीसरे की स्थापना जतिन नाथ मुखर्जी और अरविंद घोष ने की थी। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया, इस बात को लेकर गलत हो सकता है, क्योंकि मुख्य जो अनुशीलन समिति थी वो मित्रा जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, पी मित्रा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना। वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे। उन्होंने मॉन्टेगू चिह्न से सुधारों का समर्थन किया था, ये तो सही है, ठीक है। वो बंगाली समाचार पत्र के भी संपादक थे, तो बताना कौन सा सही है, ठीक है। ध्यान रखिए, तीनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तीनों कथन से पहला कथन इसलिए सही है कि 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो अपनी तरह की सबसे शुरुआती पुरानी राजनीतिक संगठन थे, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन इन्होंने किया था। उदारवादी राष्ट्रवादी राय रखने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया और सामूहिक बैठकों का भी संबोधित किया था, ठीक है। ध्यान रखें, इनकी सहायता कृष्ण कुमार मित्र और नरेंद्र कुमार सेन ने भी की थी, ठीक है। तो बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान में रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम 28 करोड़ भारतीय ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने का हकदार होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहे गए उस पद की, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहे गए उस पद की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को चुना है, ठीक है। ध्यान रखने के ऊपर में बीजी तिलक ने किसके द्वारा कहा था, ठीक है, किसके बारे में कहा था, तो दादा भाई नौरोजी के लिए ये कथन को कहा गया था। नौरोजी का अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद का, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1894 में नौरोजी को पत्र लिखकर कहा था कि भारतीय आपको पिता के रूप में देखते हैं, वास्तव में यहाँ ऐसी ही भावना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था, यदि हम 28 करोड़ भारतीय
ठीक है। ब्रिटिश संसद में केवल एक सदस्य भेजने के हकदार होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को उस पद के लिए चुना था। ठीक है, मतलब अगर 28 करोड़ में से भी अगर चुनने को अगर मौका मिले तो किस व्यक्ति को चुना जाएगा? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, फिन्सबरी से चुने गए थे लिबरल पार्टी के टिकट पे। ठीक है, 1892 से लेके, ठीक है, 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के। हाउस ऑफ कॉमन्स कहने का मतलब ये हुआ सो निचला सदन होता है। क्या होता है? निचला सदन। लोअर हाउस के मतलब क्या होते हुए? सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखें 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। गलत है, 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जीबी कृपलानी थे। ठीक है, जो कि अंतिम अध्यक्ष थे। सेशन की बात करेंगे तो आई थिंक मेरठ के सेशन में उनको चुना गया था। ठीक है, आप देखेंगे उन्होंने भारत की आजादी से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी गलत है। वह असहयोग आंदोलन वापस लेने गांधी जी के फैसले के खिलाफ थे, नाराज थे, बिल्कुल थे। नेहरू ने बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव को पेश किया था, बिल्कुल। भारत छोड़ो के प्रस्ताव के प्रारूप को गांधी जी ने बनाया था। ठीक है, हालांकि उसको हाथों से नेहरू जी ने लिखा था। ठीक है, प्रस्ताव को पेश किसने किया? तो प्रस्ताव को पेश नेहरू जी ने किया था। अब प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो प्रस्ताव प्रस्ताव का समर्थन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, तो एक ने बनाया, एक ने पेश किया, तीसरे ने क्या किया? पहले ने बनाया मतलब गांधी जी ने बनाया, दूसरे ने पेश किया, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, और तीसरे की बात करेंगे तो पटेल साहब ने उसका क्या किया? समर्थन किया। तो पहला दूसरा गलत है, और दूसरा तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, 1947 में जेबी कृपलानी थे। गोविंद वल्लभ पंत ही थे जिन्होंने आजादी से पहले संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो उन्होंने संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर ही जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के समय में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस और खास करके मतलब नेहरू जी काफी नाराज थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में ध्यान में रखना है, 1942 में नेहरू ने बंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव को भी इन्होंने पेश किया था। बाद में इनको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में, क्या कैद करके कहाँ पे रखा जाता है? अहमदनगर के किला में इनको कैद करके रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गलत है, 3 बार नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे। एक हरिपुरा में चुने गए थे, तो दूसरा की बात करेंगे तो कहाँ पे चुने गए थे? त्रिपुरी में चुने गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, त्रिपुरी में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने 1942 में भारत के लिए सिंगापुर में अस्थायी सरकार गठन किया था, बिल्कुल किया था। और भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो बिल्कुल किया था। ठीक है, ध्यान रखें, इनमें कौन सा कथन सही है? केवल 4। ये गलत ले लिया, ये भी गलत ले लिया, ये भी ले। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, एक इंग्लिश क्या होगा? इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह लिया है क्या? देख लेते हैं उसको। ध्यान में रखेंगे, उन्होंने रास बिहारी बोस इसका लिया है। ठीक है, और इतनी दिमाग की उपस्थिति बाद में इनको टेक ओवर कर दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या था कि 1943 सिंगापुर में उनके द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। तो सिंगापुर नहीं था क्या ऑप्शन में? तो ठीक है। अच्छा, साल गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1943 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया रास बिहारी बोस ले लिया। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको साल में गलत ले लिया। ठीक है, तो केवल आपका 4 सही है। वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, ध्यान रखिए, 2 बार रहे थे, 1938 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरा में। हालांकि 1939 में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि अब देखोगे 1943 में उन्होंने मतलब क्या की थी? 1943 में सिंगापुर में उनके द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करेंगे तो रास बिहारी बोस ने किया था। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे रेडियो, 1944 में आजाद हिंद रेडियो प्रसारित के एक भाषण के में महात्मा गांधी को, ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले वो पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना।
मैडम भिखाजी कामा के बारे में ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो पेरिस में नहीं था, कहाँ पे था, कहाँ पे था ये, ठीक स्टुटगार्ट है, में। जर्मनी, स्टुटगार्ट बिल्कुल में। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में था, न कि पेरिस में था, ठीक है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी काम किया था, तो ये आपकी सही है, ठीक है। और ऑप्शन है क्या, मैडम कामा का जन्म, ठीक है, पारसी माता पिता से हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है। मैडम कामा के जन्म की पारसी माता पिता से हुआ था, ये आपका सही है। कथन है गलत है, क्योंकि 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा का बुलंद किया था। मैडम कामा की बात करें, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, ठीक है। मैडम कामा का जन्म की बात करेंगे, पारसी माता पिता से हुआ था, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और आंदोलनरत रहो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो राजेश खन्ना बोल रहे थे भाई, ठीक है। किनका है, अम्बेडकर जी का है, ठीक है। आपने एक आनंद फिल्म देखा होगा ना, उसमें ये डायलॉग खूब है, ठीक है। तो अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बोला तो जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलनरत रहो, ठीक है, ध्यान में रखिए। अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। उनका जन्म की बात करें कलकत्ता में हुआ, तो गलत है, उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में कलाम साहब का जन्म हुआ था। वह लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका के संपादक, उन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया 1930 से 1940 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। 1923 में चुने गए थे, ठीक है, ध्यान रखें। 1940 में, 1923 में कौन सा सेशन था, दिल्ली सेशन में चुने जाते हैं। 1940 वाला सेशन तत्कालीन बिहार रामगढ़ में होता है, ठीक है, तो ये इसमें भी वो चुने गए थे रामगढ़ वाले सेशन में। तो कौन सा सही, तो ध्यान रखेंगे, 2 3 4 सही, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका के संपादक भी थे, ये भी गलत सही है, ठीक है। मूल नाम की बात करेंगे, अबुल कलाम आजाद साहब का मूल नाम की बात करेंगे, मुहीउद्दीन अहमद था। जन्म की बात है 11 नवंबर 1988 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका के संपादक भी थे। अल हिलाल नामक पत्रिका का भी प्रकाशित किया था। 23 और 40 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1923 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते तो ही इज द यंगेस्ट, ठीक है, वो सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष। आई थिंक उनकी उम्र मात्र 40 साल की डेट टाइम रही थी, जोड़ लीजिए ना, 88, 2 90, 12, 12 और 20, 32, 37 38 साल की उम्र था, ठीक है, मैंने 40 बता दिया। 37 38 साल की उम्र में ही कांग्रेस का मतलब क्या, अध्यक्ष चुने जाते, ठीक है। 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1940 में दूसरी बार कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष बना। सबसे 40 से लेकर 46 तक बने हुए रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, ये चेयरमैन थे कांग्रेस के, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उषा मेहता और अरुणा आसफ अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई, अरुणा आसफ अली सबनिया ज्ञान आंदोलन से जुड़ी थी, गलत है ना, दोनों को दोनों की बात करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है। एक एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने के साथ की थी। उषा मेहता की बात करेंगे तो गुप्त क्रांतिकारी रेडियो की संचालिका थी, तो गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में कांग्रेस का झंडा फहराया, तो फिर उल्टा दे दिया। और अरुणा आसफ ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो का प्रकाशन किया, तो गलत हो गया। भूमिगत रेडियो का प्रकाशन उषा मेहता साहिबा ने किया था। बॉम्बे में कांग्रेस के झंडा फहराने के काम की बात करेंगे तो आसफ अली ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरुणा आसफ अली जी। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सही है आपका। बाकी ऊपर का दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सुधारक के सहयोगी संपादक, सार्वजनिक सभा के सचिव, भारतीय भारतीय कांग्रेस के सचिव, एक महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष प्रमुख गवाह, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्ति जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु मानते थे, इस प्रकार के जीवनकार कौन थे, तो ध्यान रखेंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, क्योंकि वो किसके, तो ध्यान रखना है यहाँ पे एक बुक का भी सुधारक वगैरह के वो जो थे, ठीक है, सुधारक के सहयोगी संपादक भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना। एनी बेसेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल एनी बेसेंट साहिबा ने होम रूल की शुरुआत की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की बात करेंगे तो मैडम ब्लास्की कामा, ठीक है, और साथ में क्या था, अलकॉट साहब, ठीक है, उन्होंने किया था, ना कि इन्होंने किया था। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही थी 1917 में, ठीक है। कलकत्ता सेशन की मतलब इन्होंने अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है।
भारत में कब आई थी, तो ध्यान रखें भारत में आई थी कब, तो 1893 में भारत में आई थी। कब आई थी, 1893 में ये भारत में आई थी, ठीक है। गांधी जी जिस साल दक्षिण अफ्रीका गए, ये भारत में आ गई थी, ठीक है। दूसरा गलत है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन, ठीक है, मैडम ब्लावात्स्की कहते हैं, और साथ में अल्कोट साहब ने न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात करेंगे, ठीक है, मद्रास के अड्यार में हुआ करता था, किया होता था, ठीक है। तीसरा वाला सही थी कि 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या किया था, तो उन्होंने अध्यक्षता संभाली। होम रूल शुरुआत करने के लिए जिम्मेदार था, तो ये तो सही आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और होम रूल शुरुआत की बात करेंगे तो 1916 में हुआ था ना होम रूल। कब हुआ था होम रूल की शुरुआत, कब हुई थी? 16। 16। होम रूल की बात करेंगे 16 में, ठीक है। और अप्रैल में होम रूल का गठन की बात करेंगे तिलक साहब करते हैं। सितंबर की बात करेंगे तो एनी बेसेंट साहिबा सितंबर में, ठीक है। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नहीं थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1924 में हो गई थी। इनमें इनका रोल नहीं था, सचिन सन्याल बड़े नेता थे। जब 1928 में जब स्थापित होती है सोशलिस्ट वाला, और ये दिल्ली के आपका जो कौन था यार, कहाँ पे मैच खेलते हैं, क्या नाम है उसका, कोटला। हाँ, तो कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो था, वहां पे इनका रोल था, ठीक है। 8 अप्रैल 1930 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ये बम 1929 में फेंका गया कि 1930 में फेंका गया था, ठीक है। 1929। हाँ, गलत है ना ये, 8। ठीक है। जी जी। दूसरे लाहौर सदन केस में उन पे आरोप चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल ठीक है ये। भगत सिंह को दूसरे लाहौर सदन केस में उन पे आरोप चलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। देखिए गिरफ्तार तो किया गया था बम फेंकने की वजह से, ठीक है, लेकिन मुकदमा उन पे किस केस में चलाया गया, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के सौंदर्य संदर्भ के साथ उन पे मुकदमा चला था, ठीक है। बट गिरफ्तार किए गए थे नेशनल असेंबली में बम फेंकने की वजह से। ये 1929 में जो नेशनल असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, नेशनल असेंबली था कहाँ पे, लाहौर में था, हाँ लाहौर। कलकत्ता में था, दिल्ली में था, दिल्ली। या फिर, ठीक है। अभी जो आप लोकसभा, जो पहले जो लोकसभा थी ना, जो अभी चेंज हुई है, वही नेशनल असेंबली था, ठीक है, दिल्ली में था, ठीक है। दिल्ली में बम फेंका गया था, जो पहले लोकसभा नहीं चल रही थी, अरे लोकसभा नहीं है जो कि मतलब 64 को पाया से बना हुआ, 64 योगिनी मंदिर से बना हुआ है, ठीक है, जो भी लोकसभा चेंज हो गया वहां पे बम भी इन्होंने फेंका था, ठीक है, पुराने संसद भवन में। भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला की बात है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, गलत है। ये पहला कथन गलत है। जलियांवाला हत्याकांड तब हुआ जब भगत सिंह 14 वर्ष के थे। उन्होंने युवा अवस्था में ये नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। बाद वाले संगठन की स्थापना सचिन सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। बाद में सितंबर 1928 में भगत सिंह उनके साथी के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के रूप में पुनः गठित किया गया। उन्होंने पुनः संगठन किया गया था कि ये लोग काकोरी कांड में, ठीक है, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत को फांसी दे दिया गया, तो उसके बाद फिर से पुनः संगठन करने की स्थापना हुई। तो ऐसे सारे की स्थापना हुई थी, इनमें भगत सिंह और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी का रोल था। दूसरा गलत, भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे दिमाग में छवि उभरती है बम की है, तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बमों से किसी की जान नहीं गई थी, ठीक है, मतलब इनका दो बिल चल रहा था, ठीक है, एक का नाम था श्रमिक श्रमिक विरोधी कानून, ठीक है, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल, बिल। ठीक है, नहीं पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, व्यापार विवाद विधेयक की बोलते हैं इसको, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों पे चल रहा था। और इसकी उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो विट्ठल भाई पटेल की बात करेंगे तो सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तीसरा वाला कथन सही है, ठीक है, राजगुरु सुखदेव जतिंद्र नाथ दास को 21 अन्य को भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। अरे गिरफ्तार सॉन्डर्स की हत्या के लिए थोड़ी नहीं किया गया था, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये सब गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। राजगुरु सुखदेव जतिंद्र नाथ को, इन लोगों को तो गिरफ्तार भले ही सॉन्डर्स हत्या के लिए किया गया था, लेकिन भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। भगत सिंह को जेल असेंबली में जब चले गए बंगाल। थे उन पे, ठीक है, हाँ, उनके ऊपर मतलब सॉन्डर्स हत्याकांड चलाया गया, ठीक है, लाहौर सदन जेल के अंदर चलाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथन चौथा सही है, लाहौर जेल में फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को सुबह सुबह। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, और साथ में सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उन्होंने साम्राज्य मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। किसने कहा था मैं भारतीय टॉम टॉम हूँ, सभी सोते हुए लोगों को जगाता हूँ ताकि वो जाग सके और अपनी
मातृभूमि के लिए काम कर सके, ये मेरा काम है, ठीक है। कथन की बात करेंगे, एनी बेसेंट की कथन है, ठीक है। किसने कहा था कि स्त्री को कमजोर लिंग कहना अपमान है या पुरुष स्त्री के प्रति अन्याय है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आई थिंक सावित्रीबाई फुले का है, ठीक है। 3/4। गांधी जी का नहीं, गांधी जी का स्टेटमेंट, ठीक है। गांधी जी ने कहा था महिला को कमजोर लिंग कहना अपमान है या स्त्री के प्रति पुरुष का क्या अन्याय है। गांधी जी अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रभावित थे, ठीक है। सदा जबकि उनकी पत्नी जो थी उनकी दोस्त भी थी, क्योंकि दोनों का बचपन में शादी हो गया था। स्वरूप अपने पत्नी पे काफी अधिक रोब वो झाड़ते थे, क्योंकि वो काफी कम उम्र की वो भी थी, तो कभी कहीं घूमने उमने चली जाती थी बिना इनको बताए हुए, तो इनको बड़ा तकलीफ होता था। इन्होंने बजाप्ते के साथ आप देखोगे, मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ में अपने पत्नी के बारे में बहुत लिखा है। उसका 2-3 ऑडियो क्लिप है ना, मतलब उनका जो 5 से 7 पेजों केवल उनके वाइफ के बारे में है, ठीक है। चाहती तो कंट्रोल में रखना, वो कंट्रोल में रहती नहीं थी, तो इससे गांधी जी को बहुत गुस्सा आता था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे मतलब सीख गई, बाद में उनको उन्होंने पढ़ना लिखना भी सिखाया था, ठीक है। और वो बार बार मायके चली जाती थी, इस बात से भी गांधी जी काफी नाराज रहते थे, ठीक है। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे पत्नी के साथ उनका जीवन बहुत ही मतलब वो था, बहुत कम समय उन्होंने आपस में गुजारा था, ठीक है। और इसलिए जो दक्षिण अफ्रीका में जो लंबे समय तक जो उनके रहने की बात हुई, तो साथ में पत्नी को भी लेकर आ जाते, क्योंकि बचपन उनका काफी डिस्टेंस में रहा, वो हमेशा मायके में रहती थी, ठीक है। तो बाद में हालांकि दोनों में काफी अच्छा रिलेशनशिप हो गया, तो बीच में खटपट भी होता था, तो उन्होंने पत्नी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, हमको नहीं लगता पढ़ पाइएगा, लेकिन उसका ऑडियो क्लिप मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप उसको सुनिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खेरा सत्याग्रह के नेता थे, खेरा सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि मिली, तो ये तो गलत है ना। कहाँ पे मिला था सरदार की उपाधि? बारदोली वाला। जोड़ी बारदोली सत्याग्रह। में मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1928 में। ठीक है। तो उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुना। खेरा सत्याग्रह के नेता तो थे, ठीक है, लेकिन सरदार की उपाधि डेट टाइम उनको नहीं मिली थी। कहाँ पे मिली थी? बारदोली में मिली थी, ठीक है। उन्हें कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। पटेल प्रांतीय संविधान समिति के भी प्रभावी थे, तो ये भी आपके सही है, ठीक है। कौन सा सही है? 1, 3, 4 सही है। और खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था, लेकिन ठीक है, डेट टाइम की बात करें, उन्हें सरदार की उपाधि नहीं दी गई थी। बारदोली में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। खेरा 1918 को गुजरात में खेरा जिले में हुआ था। 1928 में सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। पटेल को डांडी नमक 1930 के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गांधी रिबन समझौते के बाद उनकी रिहाई के बाद 1931 में कराची सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। 1932 में फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। पटेल साहब की बात करें, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के पर सलाहकार समिति के प्रभारी भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार के। उन्हें गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे, बिल्कुल, टैगोर साहब को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बिल्कुल वो भी ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान की रचना की, ठीक है, वहां भी ठीक है, ठीक है। और अमार सोनार बंगला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अभी हाल फिलहाल में तमिल अमार सोनार अभी क्या बोलते हैं यार, अभी अपना राजकीय गीत घोषित किया है। कहाँ की सरकार ने? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने राजकीय गीत घोषित किया है। देखिए श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है ना, तो भी कहीं ना कहीं टैगोर साहब से प्रभावित है, एक बार चेक कर लीजिए, मैंने कहीं भी पढ़ा था। श्रीलंका का राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो भी टैगोर साहब से मिलता जुलता है। जी उन्होंने गांधी जी जी के सर। असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समर्थक उन्होंने नहीं दिया था। यहाँ तक ये भी कहा था कि भाई साहब जो कपड़े लत्ते जो तुम लोग जला रहे हो, ये क्या है? ये एक निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। तो पूर्ण समर्थन उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। हालांकि ऐसा भी नहीं था तो खूब विरोध वो कर रहे थे, ठीक है, और लेकिन समर्थन भी उन्होंने नहीं दिया था। दैट टाइम ही वॉज अ न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तिलक महोदय की मृत्यु कब हुई थी? तिलक बोला सर, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु विश्व 1900 कब? चेक चेक कीजिएगा एक बार कब उनका देहांत हुआ था, ठीक है। गुरुदेव के नाम से उनको जानते थे। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिताजी की बात करेंगे, काफी अच्छे। पिताजी कौन थे इनके? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन? 7 अगस्त 1941 को हुआ था उनका। हाँ, 1941 में, उन्हें मुझे याद आ देवेंद्र रहा था, ठीक है। टैगोर। देवेंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर टैगोर थे। की बात करें, बड़े जमींदार थे, ठीक है, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इनके भाई आईसीएस रहे थे, ठीक है। काफी समृद्ध परिवार से मतलब क्या थे, संबंध रखते थे, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब इनके बड़े भाई थे, ठीक है, जो कि पहले 13 आईएएस भी भाई रहे बहन थे। थे सर ये लोग। हाँ, बहुत और बहुत तेरह बहुत थे, तेरह ठीक है। क्षेत्रों में विख्यात थे अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक भाई तो इनका आईसीएस रहे थे, जो कि भारत के पहले आईसीएस चुने गए थे, ठीक है। और पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि बहुत बड़े जमींदार थे। लैंड होल्डर सोसाइटी जो बनी थी 1938 में, इनके जो कि जमींदारों की एक बहुत प्रख्यात संस्था थी, जमींदारों की हक की लड़ाई होती थी। नेता कौन थे? उसके पिताजी थे।
टैगोर 8 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में टैगोर ने, ठीक है, भानु सिन्हा नाम से पहला कविता लिखा था। ठीक है, कविता जो था भानु सिन्हा के नाम से लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान में, सिन्हा। ठीक है, 1929 1937 में, ठीक है, विश्व धर्म संसद में भाषण भी उन्होंने दिया था। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान भी लिखे थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा की थी, फिर भी वो गांधी और उनके असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन नहीं किया था। ठीक है, वो चाहते थे से, मतलब ध्यान में रखिएगा, तो वो मतलब एक तरह से पश्चिमी शिक्षा भारतीय सभ्यता को बीच में कड़ी के तौर पे काम करते थे। उनका मानना था से, मतलब पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय शिक्षा में मतलब क्या होगा, उन्नति होगा। ये भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद जो होता है उनके समर्थक थे। ठीक है, सुरेंद्र नायडू के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कर 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हो गए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश भारत सरकार ने सुरेंद्र नायडू को कैसर हिंद के पदक से सम्मानित किया था, यह भी ठीक है। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इसको वापस कर दिया था। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में वो गांधी जी के साथ थी, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही थी, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल गांधी कर रहे थे। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नायडू को चुना था। बिल्कुल ठीक है। जब नमक सत्याग्रह के दौरान ये गांधी जी से जब यहाँ पे कहा था, गुजरात में नवसारी जिले में जब पहुंचे थे, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था दैट टाइम। ठीक है, दूसरे स्तर की प्रमुख नेता थी ये। और नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो धरसना नामक जो था ना, धरसना नामक जो स्थान जो था, कहाँ पर, बॉम्बे में जो पड़ता है, वहां पे ये नेतृत्व कर रही थी। किनके साथ में, तो अब्बास तैयब जी के साथ में। ठीक है, अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू, ठीक है, धरसना नमक स्थान पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। धरसना जो था नमक का मिल था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दिया ही होगा मैं भी यहाँ पे। ठीक है, आगे दिया होगा। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने की सरकार को एक और मौका देना चाहिए। राष्ट्रवादियों के, ठीक है, ध्येय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्येय को उनकी दुर्बलता नहीं समझ जाती। सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो गांधी जी उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है, तो वो किसी भी तरह का जन आंदोलन चलाने के समर्थ नहीं रखते थे, मतलब समर्थ तो रखते थे, मतलब चलाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की, मतलब क्या की, शुरुआत की। ठीक है, अब पहला सत्याग्रही कौन बने, तो कौन बने, विनोदा भावे। विनोबा भावे की बात करेंगे पहले सत्याग्रह। दूसरे की बात करें नेहरू साहब। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरे कौन बने थे, तो तीसरे क्या बताओगे, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त। है। कहाँ से शुरुआत हुई थी ये, कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये हम्म? पवनार आश्रम से, केरल के पवनार पनवार आश्रम आश्रम, से। नहीं केरल नहीं, महाराष्ट्र। केरल में नहीं पड़ता पनवार आश्रम, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पड़ता अच्छा, है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक ठीक है, ठीक महाराष्ट्र है। में। ठीक है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक साप्ताहिक दल की स्थापना किसने किया था? तो जगजीवन राम। ठीक है, तो 1976 में। आवाज आ रही क्या? वो लाइट चली गई थी। हेलो? जी जी, आ रही है सर। ठीक है, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और लाइट जाने के बाद वाईफाई का इशू हो जाता है। थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, तो 1976 में आप ध्यान में रखोगे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? तो जगजीवन राम ने की थी। ठीक है, 1975 के आपातकाल के पश्चात 1977 के आम चुनाव की घोषणा की गई, जिसके पश्चात बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पर देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया। इस चुनाव में विजय होने का उन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी इनको सौंपा गया था। तो ये बिहार से ही थे। क्या नाम था इनके, पुत्री भी है ना लोकसभा स्पीकर, क्या नाम, मीरा कुमार। ठीक है, ध्यान में रखना। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1893 को उनका निधन हो गया। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनका बड़ा जीवन जो था ना, बड़ा दुर्लभ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये आखिरी शासक इनके राज्य को हड़प लिया जाता है। इनको बहुत ही अल्प आयु में इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ये मतलब
ब्रिटेन में ही मतलब रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे महारानी जो थी उन्हीं के साथ, महारानी काफी इनका साथ दिया था, ठीक है। बाद में पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पेरिस में इनकी मृत्यु नशे के हालत में एक होटल में मृत पाया जाता है, ठीक है। इन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था और अपने एक ईसाई महिला से इन्होंने शादी भी कर लिया था, कभी भी भारत वापस नहीं आते। वहीं पे उनका अंत्येष्टि वगैरह हो गया था, ठीक है। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है, और रूस भी गए थे, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र थे तथा 1843 में 5 वर्ष की अल्पायु में उसकी मां रानी जिंदल संरक्षक में गद्दी पर बैठाए गए थे, ठीक है। बाद में पेरिस में उनका निधन हो गया था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। कौन थे? जॉर्ज साहब थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और इस समय भी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो चर्चिल। कौन हो जाएगा? तो चर्चिल की बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, कब जाने लगे? उन्होंने रैंड मर्डर केस में, ठीक है, उनको रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया, ठीक है। तो रैंड और एमहर्स्ट, ठीक है, कौन रैंड और क्या नाम था उसके, चापेकर बंधु ने जिसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। दोनों के दोनों प्लेग ऑफिसर थे, क्या थे? प्लेग के ऑफिसर थे। इन्होंने प्लेग के समय में अच्छा काम नहीं किया था। 1897 की समय है, ठीक है। तो इनकी चापेकर बंधु का दिमाग घुमा, इन दोनों को निपटा दिया, ठीक है। बाद में चापेकर बंधु ने कहा से हम जो थे से इनके लेखनी से प्रभावित थे। बाद में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा बनाया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो इसी समय इनको लोकमान्य के नाम से इनको जाने जाने लगा, ठीक है। उन्होंने दो चीज किया था। गणेश उत्सव की त्योहार 1893 में थी, ठीक है। 1895 में शिवाजी उत्सव भी उन्होंने शुरुआत किया था, ध्यान रखिए। गणेश उत्सव 1893 में, 1895 में शिवाजी उत्सव, ठीक है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिए 1848, ठीक है। बड़ा विवादित रहे थे, ठीक है। पोर्ट्रेट बनाते थे, ठीक है। थोड़ा सा नेक की तस्वीर वगैरह भी इन्होंने बना दिया था। हिंदू देवी देवताओं का ऐसा चित्र बनाया था जो कि मतलब क्या थे, थोड़ा अपमान की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। अभी आप घर दरवाजे पे आप देखते हो, पहले के अब तो नहीं, नॉर्मल नहीं है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले आप देखते हो हर जगह पे आपको तस्वीर जो मिल जाती थी प्लास्टिक वाले में, ठीक है, पेपर वाले में, हर देवता का, तो उन्हीं का योगदान जाता है। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से देवी देवता का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया था। जो दलित वर्ग जिनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, वो भी मतलब क्या कर सकते थे, पूजा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन राजा रवि वर्मा जो थे हमेशा विवाद में इस माध्यम से बने थे। इन्होंने देवी देवताओं के चित्रों के विवादित चित्र बनाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये क्या थे, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार। इनकी बनती किनसे नहीं थी? तो दो तरह के चित्रकार थे। एक राजा रवि वर्मा के, राजा का इनको उपाधि मिली गई थी, कहीं के राजा नहीं थे, ठीक है। त्रावणकोर स्टेट से मतलब ये बिलोंग करते थे, ठीक है। और एक जो चित्रकार जो थे ना, वो जो चित्रकार जो थे क्या बोले, शांति निकेतन के चित्रकार, शांति निकेतन के चित्रकार जो थे, जो जिनका नेतृत्व अमिंदनाथ टैगोर करते थे, जिन्होंने भारत माता का चित्र भी बनाया था। यहाँ से एक प्रसिद्ध चित्रकार निकले थे शांति निकेतन, जिन्होंने संविधान सभा में, ठीक है, संविधान में चित्र बनाए थे, नंदलाल बोस, ठीक है। ये जो थे थोड़ा, ये लोग रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे, ये बहुत आधुनिक विचारधारा रखते थे। इसलिए इनके ऊपर बहुत बार राजा रवि वर्मा के ऊपर केस वगैरह भी हुआ था, ठीक है। 1848 में केरल के एक छोटे से शहर, ठीक है, किलीमानूर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। प्राकृतिक या पोर्ट्रेट, मानवीय प्राकृतिक वाले चित्र तथा इतिहास एवं पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र ये मुख्यतः बनाते थे, ठीक है। राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता इतिहास में देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तेल माध्यम से बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण विश्व में क्या थे, प्रसिद्ध हुए थे। रेलवे आयोग की बात करें, देखिए सिंचाई आयोग की बात करेंगे तो मॉनक्रीफ हो जाएगा। पुलिस की बात करेंगे फ्रेजर हो जाएगा, ठीक है। अकाल की बात करेंगे तो अकाल मैकडोनाल्ड हो जाएगा, ठीक है। रेलवे की बात करें रॉबर्टसन हो जाएगा, ठीक है। यही फ्रेजर है, यही फ्रेजर है। जब 1905 में जब बंगाल विभाजन का जब किया गया तो उस समय गवर्नर हुआ करता था, प्रांतीय गवर्नर, ठीक है। तो ये सही है आपका, क्या हो जाएगा इसका सी। इसको ध्यान रखिए। सारे के सारे सुधार की बात करेंगे। कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन में कुछ कमियां थी, बहुत बड़ा संप्रदायवादी था, विस्तारवादी था, लेकिन उसके समय बहुत सारी चीजों की मतलब सुधार भी की गई थी। रेलवे आयोग बनाया गया, अकाल आयोग बनाया गया, सिंचाई आयोग बनाया गया, ठीक है, पुलिस आयोग बनाए गए थे, ठीक है। तो इस सारे काम है। एक और भी था, एक आपका था अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम लाया गया था? पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, ठीक है। जिसकी वजह, इसको पुरातत्व में बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अकाल आयोग 1899 में, मैकडोनल्ड। रेलवे 1901 में रॉबर्टसन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंचाई की बात करेंगे मैनक्रीफ हो जाएगा। हिंदू फ्रेजर के साथ पुलिस आयोग 1902 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
तो सिंचाई 1901 में है, रेलवे 1901 में है, अकाल 99 में है, और पुलिस सुधार के लिए फ्लेजर की बात करेंगे तो 1902 में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा टॉमस वेल के तहत विश्वविद्यालय, जो कि बड़ा विवाद था, इस वजह से विवाद में फंस गया। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे 1899 से 1905 में, कार्यकाल सुधारों की काल था, लंबा भी चलता है, इसका जा सकता था 1899 से लेकर 1905 तक ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्जन किचनर विवाद हो जाता है। ठीक है, एक कर्जन था जो कि उसमें वायसराय था, एक किचनर था। किचनर की बात करेंगे भारत सेनापति था। ठीक है, किचनर था। ठीक है, दोनों का बीच में विवाद होता है। कर्जन जब वायसराय जो होता है प्रशासनिक मामले देखते थे, और सेनापति जो थे सैन्य मामले देखते थे। अब कर्जन किचनर विवाद हुआ, किचनर का पक्ष कौन ले लिया, भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया, तो इस वजह से कर्जन बेचारा नाराज हो गया, और वो मतलब क्या होगा, वायसराय के पदवी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो कर्जन किचनर विवाद जुड़ा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं को सही कालानुक्रम का चयन कीजिए और कूट पहचानिए। गांधी इरविन समझौता 1931 को होती है, ये भी 1931 को होती है, ये भी 1931 को होती है, ये भी 1931 को होती है। तो आप कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले जो था गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह की फांसी की बात नहीं की जाती है, तो बाद में भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा, जहां पे भगत सिंह की फांसी देने और गांधी जी को गांधी इरविन समझौता में साथ न रखने के, गांधी जी से काफी लोग नाराज थे, इनको काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसमें इस बात का अनुमोदन दिया गया, तो यहाँ पे जो शबनिया आंदोलन को बंद किया जाएगा, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 की बात करेंगे, इसका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता का दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि समझौता कराने में महत्वपूर्ण योगदान किन की थी, तो एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सुप्रू का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था। ठीक है, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार से तारकेश्वर आंदोलन का संबंध था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1924 में महंतों द्वारा भ्रष्ट तरीके से तीर्थयात्रियों से धन उगाहने के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। स्वामी विद्यानंद ने तारकेश्वर सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। नेता की बात करेंगे तो तारकेश्वर स्वामी विद्यानंद जी का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके, ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्देशित कीजिए। चंपारण की बात करेंगे 1917, अहमदाबाद की बात करेंगे 1918, खेरा की बात करेंगे 1918। ठीक है, रॉलेट की बात करेंगे 1919। ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर, 2 के बाद 4 आएगा कि 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद आपका अहमदाबाद आएगा, फिर खेरा आएगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, सबसे पहले 2, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा, सबसे लास्ट में क्या होगा, रॉलेटेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए मार्च 1918 में वेतन वृद्धि को लेकर मतलब आपका क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद हुआ था। ठीक है, और जून 1918 में बात करें खेरा हुआ था, तो मार्च में अहमदाबाद है। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या है, खेरा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले अहमदाबाद, फिर खेरा, फिर रोलेटेड, इसको आपको ध्यान, उससे पहले चंपारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप चलेंगे, हम लोग देखेंगे और कौन सा प्रश्न है। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिशकालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नगरों की उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा एकत्र किया जाता था। बिल्कुल ठीक, लॉटरी कमीशन भी बनी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी के कंछाव से नगर नियोजन को मतलब क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, ध्यान में दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, देखिए बिजली की विदाई के बाद, ठीक है, नगर नियोजन के काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी के द्वारा, वही लॉटरी कमेटी 1817 के द्वारा जारी करे रखा गया था। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। ठीक है, और जनता को क्या करते थे, लॉटरी बेचते थे, और उनसे जो पैसा मिलता था उसको नगर नियोजन पे काम करते थे। कमेटी ने कलकत्ता में एक नया नक्शा बनवाया, जिसमें कलकत्ता की एक मुकल्लम, ठीक है, तस्वीर सामने आई है। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, सिराजदौला की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किला बनाने का निर्णय लिया जिस पर आसानी से हमला नहीं किया जा सके। ठीक है, 1817 और 1896 में प्लेग ने शहर के सामने चपेट लिया और सरकार ने उन समय, ठीक है, स्वीकार सिद्धांत जीवन परिस्थितियों को फैलाव के बीच में सीधा संबंध था, जैसे द्वारका नाथ टैगोर और रुस्तम जी जैसे शहर के जाने वाले हिंदुस्तानियों का समर्थन मिला। नगर नियोजन का आवश्यकता के रूप में स्वास्थ्य से रूप में जोड़ के देखा कि धनी बस्तियों को स्वच्छ अस्वच्छ माना गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1817 में आया था, 1896 में प्लेग गया था, 1897 में प्लेग तो काफी बड़े स्तर पर मतलब क्या हो गया था, उसका फैलाव हो गया था।
लोकसेवा की परीक्षा निम्नलिखित में इंग्लैंड और भारत में, ठीक है, एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट में थी, ठीक है। और एक साथ परीक्षा 1922 में हुआ इंग्लैंड में और भारत में। इंग्लैंड में कहा, भारत में कहाँ पे हुआ? तो डेट टाइम का इलाहाबाद, अभी का प्रयागराज में परीक्षा का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आप लोगों ने दिया था, ठीक है। तो सिविल सेवा परीक्षा की बात करें, इंग्लैंड और भारत में एक साथ कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, ठीक है। विनोबा भावे की बात करेंगे तो व्यक्तित्व सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। तिलक साहब की बात करेंगे तो सॉरी धर्षणा रेट से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तिलक साहब होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने लगा लिया, आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है। विनोबा भावे व्यक्तित्व सत्याग्रह से, ठीक है। तिलक साहब की बात तो होम रूल से जुड़े हुए हैं। अरुणा आसफ अली साहब की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन से। सरोज नायडू की बात करें धर्षणा रेड। ध्यान रखेंगे साथ में यहाँ पे कौन थे? तो साथ में यहाँ पे क्या थे? तो ध्यान रखिएगा कौन थे साथ में, ठीक है। तो अब्बास तैयब जी, क्या नाम था उनका? अब्बास तैयब जी। गांधी जी जाने वाले थे, लेकिन गांधी जी को वहां पे पहुंचने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब्बास तैयब जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट और घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1940, क्या होगा? 42। उससे पहले क्रिस मिशन आता है। बेबल भी ऑलरेडी फ्लॉप हो गया, बेबल बाद में आता है, तो कब आता है बेबल? 1945। और कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। सिक्स तो पहले क्रिप्स देन भारत, 1342, वहां पे ऑप्शन है 1342, ठीक है, ध्यान में रखना। आप क्रिप्स की बात करेंगे 11 मार्च 1942 को पहुंचता है। 11 मार्च क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। ये भारत ही 24 मार्च को आता है ना? नहीं, 24 मार्च को कैबिनेट आता है, सॉरी। कैबिनेट 11 मार्च मिशन में 1942 को घोषणा है भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942, 14 जून 1945 को बेबल योजना थी जो कि फ्लॉप हो गया। और 24 मार्च 1946 की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन मतलब क्या था? भारत पहुंचा था, ठीक है। निम्न घटनाओं को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए, ठीक है। अंतिम सरकार की गठन की बात करेंगे कैबिनेट में, देखिए कैबिनेट मिशन पहले भारत पहुंचेगा, ठीक है, फिर अंतिम सरकार गठन होगा। उसके बाद मुस्लिम लीग सीधे करवाई, उसके बाद जिन्ना, ये जिन्ना वाला, फिर पहले सीट सबसे शिमला लास्ट। कॉन्फ्रेंस। हाँ, पहले कौन होगा? पहले की बात, अंतिम सरकार का शिमला गठन आपका कॉन्फ्रेंस होगा। 1946 में हुआ था, हाँ, ठीक है। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 2 24 मार्च सितंबर 1946 में, नहीं 24 मार्च 1946 को। 16 अगस्त हम्म, 1946 को जिन्ना का क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। और जिन्ना मुस्लिम द्वारा लीग शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आपका 1945, ठीक है। तो 1945 शिमला 1945 में कॉन्फ्रेंस पहले होगा। उसके बाद क्या होगा? बी नंबर, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचेगी 24 मार्च कैबिनेट को। मिशन। उसके बाद क्या होगा? सी नंबर, जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को। और उसके बाद लास्ट में ए नंबर, अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा। शुरू में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। बाद में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार को ज्वाइन करती है, जहां पे 14 सदस्यीय अंतिम सरकार बनाई जाती है, जिसमें 9 कांग्रेस के सदस्य होते हैं, 5 की बात करेंगे मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना भारतीय है, ठीक तो है। हाँ, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उससे पहले 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा मैं गेट खोल देता हूँ। बस 1 मिनट में आ गया, ठीक है। तब तक आप लोग इसका उत्तर निकालिए क्या होगा। सर ये कौन सा टेस्ट नंबर है? 11वां। इस वाली में दिए हुए हैं क्या 11 नंबर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन डाले हुए सर ने पीडीएफ में? जो पूरा इंक्लूड करके 143 MB का सर ने दिया था ना, उसमें दिया हुआ है, आप देखो उसमें। किसमें फिर से बताना। सर ने जो पूरा PDF प्रोवाइड कराया था, उसमें दिया हुआ है 11वां नंबर। पूरा पीडीएफ। थैंक यू।
तो चलिए शुरू करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिशकालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना। नगर उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा एकत्र किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी के खंचाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया। ठीक है, और नगर जो था ना विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, इसलिए गांव के सारे लोगों का मतलब क्या नगरों की तरफ पलायन होने लगा। तो क्या होता, नगरों की जनसंख्या सडन बढ़ी। अरे सडन जब बढ़ी नगरों की जनसंख्या, तो वहां पे जो मकान जो बनने लगे उनको बोलते थे चौल। क्या बोलते थे? चौल। चौल क्या होता था? तो चौल एक छोटे से जगह में क्या होता था, बहुत सारे लोग रहते थे, वहां पे कई बहुमंजिला इमारत तो नहीं बनती थी, लकड़ी वगैरह का ही मतलब क्या होता था, मकान बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी का भी कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के आपको देखना मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। लॉटरी सर कमेटी ये 1817 है। सर ये जो अंतरिम सरकार वाला क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा डाउट है सर। इसका गठन 2 सितंबर को हुआ था ना, 2 सितंबर 1946 को। क्या इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें 24 अगस्त दिया हुआ है सर। बुक में मैंने 2 सितंबर पढ़ा था ये। अगस्त सितंबर, हाँ 2 हो सितंबर ही सकता है था। सितंबर ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्ट इसमें गलत दिया हो, उसको सुधार लेना है। ठीक है, अंतिम सरकार हो सकता है सितंबर में ही था अंतिम सरकार। ठीक है, गलत ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे 50 में लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ होने की संतुष्टि, ये तो करवा दिया, फिर रिपीट क्यों हो रहा है ये? ठीक है, उसमें एयर था। अच्छा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी तो अभी करवाया ना, ये रिपीट कर दिया है क्या? ये हम लोग गलत ही करवा रहे हैं, मतलब ये रिपीट है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करवाया, फिर यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, करवाना क्या? विनोबा भावे किससे हो जाएंगे बताइए आप लोग इसमें जल्दी। व्यक्तित्व सत्याग्रह, बीजी तिलक, होम रूल आंदोलन, अरुणा सफली, ये भारत भारत छोड़ो, छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सोरेन नायडू, धर्सना रेप। ठीक है, दर्शन धर्सना क्या दर्शन था? है। धर्सना नमक का कारखाना था। ठीक है, जो कि सरकार के अधीन था। हाँ ठीक है, उसमें मतलब बैरूद क्या नाम था, अब्बास तैयब जी, इन्होंने मतलब वहां पे एक विदेशी पत्रकार जो था, अमेरिकन पत्रकार, क्या नाम, मिलर नाम था या फिर फिशर नाम था? फिशर। फिशर था। वेब फिशर मिलर और भी था, मिलर, लुई फिशर। सर किसमें एक मिलर दर्शक था में एक फिशर वही कर, धर्सना में कौन था, फिशर था हाँ, मिलर आपने था? एक तो मिलर भारत छोड़ो आंदोलन के मिलर समय मिलर था। सर, आपने मिलर मिलर बताया। होगा सर यहाँ पे। ठीक है, फिशर जो होता लुई फिशर, वो भी अमेरिकी पत्रकार था, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। फिर सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है, ये लिया इसका आंसर। ठीक है, ये पेज ही रिपीट हो सबसे, रहा है। हाँ क्रिप्स हो जाएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबल हो जाएगा, फिर कैबिनेट मिशन। ठीक है, निम्न आपने घटनाओं में जिस सुन के गए के लिए वही फिर से मतलब हाँ ऊपर से आप करके पढ़ा रहे हैं, मतलब ये दिखाने के लिए गए थे ना 24 अगस्त 1940 को हुआ था। खुद बोल रही है, खुद सुन रही है, आवाज नहीं आया। ठीक है, चलिए अंतिम सरकार की गठन यहाँ पे फिर से 24 अगस्त दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब वही पेज ही रिपीट है ये। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न, अब आएंगे कुछ बिहार से में भी। ठीक है, किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी को सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने के लिए उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला की बात के उद्योगपति थे, लेकिन गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। घनश्याम दास बिरला ने केवल उन कांग्रेसियों को स्वराजवादियों का समर्थन करना चाहते थे, साम्यवादी समाज के मतलब क्या थे, पक्षधर नहीं थे। ठीक है, 9 अगस्त 1932 को, ठीक है, बिरला ने ठाकुर दास को लिखा, बल्लभ भाई राजा जो राजेंद्र बाबू सभी साम्यवाद और समाजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि हम में से कुछ को स्वस्थ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते उन्हें गांधी जी की यथासंभव मदद करनी चाहिए और एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। अगर भारत में समाजवाद या फिर साम्यवाद अगर आ जाता तो सबसे ज्यादा दिक्कत किनको होता, उद्योगपतियों को होता। तो इसलिए गांधी जी को चाहते थे तो कम से कम स्वस्थ पूंजीवाद का ये समर्थन करें। ठीक है, पूंजीवाद लेकिन साथ में क्या, स्वस्थ। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस में जिनका साम्यवाद और समाजवाद के प्रति झुकाव था, नेहरू थे, और उस समय क्या थे, जेल में थे। नेहरू भी थे, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस का भी, ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद की तरफ झुकाव था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? ठीक है, किसने कहा था, भगत सिंह जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखें, भगत सिंह जी की बात के नौजवान सभा का स्थापना 1926 में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में उन्होंने की थी, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड किताब किसने लिखा था? तो भगत सिंह जी ने। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है। फन याद रहे, अब यह झंडा लहरा गया है, या कभी भी नहीं झुकना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित है, किसने कहा था? तो लाहौर सेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को फहराया गया था, और 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला स्वराज दिवस भी मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न उसको भी जरा देखते हैं। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, कथन किसने कहा था? तो कुंवर सिंह जी ने कहा था, मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाटा टोपे के संपर्क में तथा आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को मतलब मात दी थी टाटा टोपे के साथ। डगलस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना का सामना करने के क्रम में कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह दोबारा जगदीशपुर में प्रवेश कब करते हैं? तो 23 अप्रैल को करते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल की उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डगलस से नेतृत्व कर, डगलस की सेना से लड़ते हुए। मुसलमान ही खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने कहा? हंटर ने कहा था। तो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था, ठीक है। हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा के विकास की समिति हुई थी, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, इसको हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हंटर का मत था कि देशी पाठशाला राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? तो कर्जन का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? तो कर्जन का स्टेटमेंट है, ठीक है। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक बनाया, कांग्रेस केवल सुंदर अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करे, डफरिन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखें। कभी कभी इस पे आंसर बिपिन चंद्र पॉल भी लेता है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किनका स्टेटमेंट है? तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे, उन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक की रचना भी की थी। लोकमान्य के नाम से जाना जाते हुए मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में इन्होंने पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? तो सर सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट, ठीक है। 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है। 1888 में अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ में कौन थे? शिव प्रसाद सिंह भी शामिल थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के कट्टर समर्थक, ब्रिटिश शासन में बड़े उच्च पद पे कार्यरत भी थे ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी का वन मैन बाउंड्री फोर्स का किसने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने संबोधित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी के असंगत है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। किसने कहा था? तो कंपनी एक असंगति है, ठीक है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ मतलब क्या है? असंगत है, ठीक है। किसने कहा था? ध्यान रखें, किसने कहा था? मैकाले ने कहा था, ठीक है। आप इसे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी, कंपनी का संगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ क्या है? असंगत है, ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो क्या बताएंगे? बताइए किसने किया था औरंगजेब से? गोपाल कृष्ण गोखले। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो जी के गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पुलिसिंग कमीशन की बात करें एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखना है। कृषि इंस्पेक्टर की बात करेंगे, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु 1901 में इन्होंने कौन सा कमीशन लाया था? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कौन सा था, क्या बताओगे? एग्रीकल्चर के लिए कौन सा कमीशन था? भूल गया अभी से। मैन एग्रीकल्चर के लिए नहीं, सॉरी, सिंचाई के लिए कौन सा था? मॉनक्रीफ, क्या नाम था उसका सिंचाई के लिए? मॉनक्रीफ, हाँ, 1899। 1899। विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसके लिए रैले था 1902 में। प्राचीन संरक्षण अध्ययन भी 1904 में लेकर था। सिंचाई आयोग की स्थापना करता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा जाता है 1904 में, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे 1905 में, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और रेलवे के लिए जो आयोग बना था उसको बोलते हैं रॉबर्टसन आयोग बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपने मैनक्रीफ है ये सिंचाई वाला भूल गया, सिंचाई वाला मैनक्रीफ कृषि के लिए नहीं था। कृषि विश्वविद्यालय कृषि का ना, इसमें पूसा में आप देखते हो ना, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज जो बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया, जो कि आईसीआर ही बन गया बाद में,
ठीक, ये पूसा वाला का नींव इसी ने करजन नहीं रखवाई थी बिहार के पूसा में, ठीक है, लेकिन बाद में बाढ़ आ जाता है ना तो इसको शिफ्ट करके दिल्ली में ले गया गया, ठीक है। हालांकि अभी भी बिहार के पूसा में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ब्रिटिश सरकार भारत का विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय किसे जाता है? इटली को, ठीक है। इटली ने कहा था तो भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इटली की बात करेंगे तो ये कृषक पार्टी से आते थे, लेबर पार्टी से चुनकर आते थे, ठीक है, मजदूर के नेता थे, ठीक है। 1946 में इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखो, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? तो महाराजा रंजीत सिंह का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में, ठीक है, ध्यान रखें, एक संधि होती है, ठीक है। तो कौन सी संधि होती है? 1809 में अमृतसर की संधि होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उस समय ब्रिटिश गवर्नर की बात करेंगे तो कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। लेकिन अमृतसर की संधि पे साइन किसने किया? तो मेटकॉफ ने। किसने किया था? मेटकॉफ ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था ये तो कार है, लेकिन कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने कहा था? ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर जवाहरलाल नेहरू ने, मैंने गलत बोल दिया, ठीक सही लगाया, ठीक है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सरा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत बताया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने कहा था? तो निम्नलिखितों ने साथ कहा था ना ये फिरौती, ठीक है, निम्नलिखितों ने कहा, ठीक है। निम्नलिखितों ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और निम्नलिखितों का कार्यकाल बहुत लंबा था। गांधी जी के कहना था बहुत ही आक्रामक वायसराय है ये, ठीक है। निम्नलिखित में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, टैगोर की उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। पहले एशियन थे, पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जलियांवाला बाग के समय में उन्होंने जॉर्ज पंचम को एक लेटर लिखा, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बीजी तिलक सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर की बात करेंगे, ठीक है। जर्मन था, ठीक है, संस्कृत का बहुत बड़ा जानकार था, जर्मन था ये। और संस्कृत का इसका इतना योगदान है, जर्मनी में अभी भी जाओगे तो भारत से ज्यादा वहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी मिलेगा। लोकमान्य तिलक अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक में लेख लिखा, जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया, जिस कारण इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष का कारावास के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8 से लेकर 14 तक ये जेल में थे। सजा के पश्चात मैक्स मुलर ने कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की थी। इनकी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है, जहाँ पे आर्यों का आगमन क्या बताते हैं। आर्टिक होम थ्योरी की बात करेंगे तो कौन देते हैं? तो तिलक महोदय देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देशनायक रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इनको देशनायक कहा था, ठीक है। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, ठीक है, इसको रेडियो के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनका जो ब्रिगेड का नाम जो था गांधी, सुभाष, आजाद और नेहरू ब्रिगेड के नाम पे रेजिमेंट रखा गया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इनका महिला रेजिमेंट था। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का एक और भी नारा है, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में था, लेकिन तथा बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है सिंगापुर में, ठीक है। निम्नलिखित किसने सुझाव दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ठीक है, हालांकि अभी भी कांग्रेस चल रही है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का कहना था, ठीक है। गांधी जी ने 1934 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जब इन्होंने असहयोग जब इन्होंने शबनीय वज्ञान आंदोलन को जब दोबारा जो वापस ले लिया तो इनसे पार्टी के बहुत सारे नेता क्या थे, नाराज थे। जब इनका निंदा करने लगे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कहाँ पे थे? तो ध्यान रखेंगे, दंगा स्थल नोआखली में थे, पश्चिम बंगाल में थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो लोकमान्य तिलक को कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरल ने कहा, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको सबसे पहले 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, ठीक है। लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाने के बाद वहां की जनता ने दी थी। हालांकि लोकमान्य की उपाधि मुख्यतः कहा जाता है, तो इन्होंने क्या बोलते हो, क्या हुआ था यार,
मर्डर केस में इनका नाम जब आया था ना, रैंड की हत्या में जब नाम आया था, तो उस समय इनको मिला था। ठीक है, तो कभी ये आंसर लेता कर्नल लेने के लिए, कभी वो आंसर लेता। ठीक है, किताब वाला को खुद नहीं पता, इससे पता चलता है इन्होंने रिसर्च नहीं किया है, जहां से जो मिला तहां से छाप दिया। ठीक है, 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किया था, कहीं कहीं 94 होता है। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट तिलक जी का है। ठीक है, किसने कहा था? तिलक जी का स्टेटमेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भगवान अस्पृश्यता को सहन करते मैं उसे कभी नहीं मानूंगा, स्वराज हमारा जन्म से अधिकार यही है, इन्हीं का है। ठीक है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, 6 वर्ष की सजा होती है, जेल में इन्होंने गीता रहस्य मतलब पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के एम पनिक्कर। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था इनका? के एम पनिक्कर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूरा नाम क्या था? मानिकलाल मुंशी नहीं, वो तो के एम मुंशी का था, सॉरी। ठीक है, के एम पनिक्कर का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वे चीन तथा मिस्र में भारत के राजदूत भी रहे थे, के एम पनिक्कर, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी कार्य किया था। ठीक है, और 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का भी प्रतिनिधित्व किया। पनिक्कर विद्वान आदमी थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? ये लखनऊ सेशन की बात है, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, वहां पर इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सुरेंद्र नायडू जी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने अपने लेख में, ठीक है, उनको कायदे आजम के भी कहा था। ठीक है, उसका कायदे आजम उससे काफी पॉपुलर हो गया था। ठीक है, किसने कहा था कि ध्यान रखिए आजादी लगभग हमारी पहुंच में, हमें इसे कसकर पकड़ लेना होगा? तो गांधी जी ने कहा था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने इसे कहा था। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं? ठीक है, तो अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, क्या किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे, देखेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदवारा सेंट्रल जेल में जब 1932 में गांधी अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, तो इसके तहत, ठीक है, इसके तहत दलित वर्ग के लिए आरक्षण सीटों की संख्या प्रांतीय विधान में 71 से बढ़कर 148 कर दी गई। कहीं कहीं पे 148, 148 भी होता है, इसलिए बोला। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों में 18% का मतलब क्या करें? आरक्षण करें। जैसे मतलब सेंट मतलब इस समझने के लिए समझे, लोकसभा में जितना भी सीट है 18% मुसलमानों को मिलेगा। केंद्रीय विधायिका में जो केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल में जो 71 जो सीट जो है ना, उनसे बढ़ाकर उनकी संख्या 147 कर दी गई टोटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। किसने कांग्रेस पे अनुनय बिनने और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने? तिलक साहब ने लगाया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है? तो ये आपका जो होता है ये समाप्त हो गया। ठीक है, कौन सा डे था ये? डे 12 था, नहीं 12 था ना? अब हम लोग, नहीं डे 11 था। डे 12 में लिखा उपयुक्त सभी टॉपिक का रिवीजन करें, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग कल डे 13 पढ़ेंगे। ठीक है, डे 13 भारत में अरबों में तुर्कों का आक्रमण कहाँ से आ गया? हाँ? मैं इसका अलग से मंगाऊंगा, लगता है इन लोगों ने। डे 13 में भारत में अरबों तुर्कों का आक्रमण होता है, मतलब मेडिवल समाप्त हो गया, सॉरी मॉडर्न समाप्त हो गया। जी सर, इसके बाद मेडिवल का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हो, तो कल हम लोग डे 13 देखेंगे। ठीक है।